We are going to start thrombosis. Firstly, we need to know that what is thrombosis. Basically, it is a pathologic formation of an intravascular blood clot. ठीक है, अब हमारी बॉडी जो है सपोज करें कि वी हैव एनी endothelial disruption. This is our endothelium and it is disrupted. ठीक है, it is converted to like this. अब हमने ये जो इसका डिस्ट्रप्शन आई है इसको हमने सील ऑफ करना है. टू सील ऑफ दैट डिस्ट्रप्शन वी फॉर्म अ ब्लड क्लॉट. ठीक है, दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, दिस इज़ अ फिजियोलॉजिक प्रोसेस. ठीक है, अगर वी form that blood clots without any reason, without any endothelial disruption, that is pathologic formation, and that pathologic formation of an intravascular blood clot is known as thrombosis. The causes of this pathologic formation of an intravascular blood clot were defined by Virchow. ठीक है, we have a Virchow triad which says that thrombosis mainly has three causes. ठीक है, the first one is abnormal blood flow, the second one is endothelial injury, and the third one is the hypercoagulability. ठीक है, abnormal blood flow we will discuss first. We know that in our body the blood flows continuously. ठीक है, कभी भी रुकता नहीं है ब्लड. अगर रुकता तब है जब वी हैव डेथ. ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस ब्लड फ्लो के अलावा दूसरी चीज़ है हमारे पास लेमिनर ब्लड फ्लो. एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो करता है जिसमें प्लाज्मा जो होता है वो स्लोली फ्लो करता है ऑन द साइड्स, एंड in the middle we have our platelets and the RBCs and all that. So if we have any disruption in our continuous blood flow, यानी blood flow is not continuous. ठीक है, कहीं पे कोई stasis है, blood रुका हुआ है. ठीक है, या फिर we do not have a laminar blood flow. ठीक है, कोई turbulent है, turbulency है. ठीक है, कोई मसला है जिसकी वजह से blood जो है वो अब तमीज़ से सीधा सीधा flow नहीं कर रहा, it will lead to thrombosis. अच्छा, इस वीडियो में आप लोग देखें कि ये ब्लड का जो है लीनियर ब्लड फ्लो है. ठीक है, तो अगर ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, हमारा ये जो ब्लड फ्लो है ये नॉर्मल नहीं रहता. ठीक है, कॉन्टीन्यूस नहीं रहता, और दूसरा हमारे पास लीनियर नहीं लेमिनर नहीं रहता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है थ्रोम्बोसिस का. अब हम सबसे पहले देखते हैं स्टेसिस, कि ब्लड रुक गया है. ठीक है, इसमें हमारे पास है इमोबिलाइजेशन. ठीक है, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इफ़ वी आर सिटिंग इन अ प्लेन एंड दैट ऑल स्टोरी जो हम बताते थे कि हमारी लेग के मसल्स जो होते हैं, काफ के मसल्स, उनका एक मिल्किंग एक्शन होता है जब हम चलते हैं. ठीक है, जब वो मसल्स वर्क करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो वेन्स होती हैं उनसे मतलब उनका एक मिल्किंग एक्शन होता है और वो उन वेन से ब्लड जो है वो प्रोपेल कराते हैं टुवर्ड्स द हार्ट. ठीक है, अब अगर इमोबिलाइजेशन है, ठीक है, बंदा बेड रेस्ट पे है और लेग के मसल्स काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो उन वेन्स से जो ब्लड है वो नहीं जा रहा टू द हार्ट. ठीक है, और वो वहीं पड़ा हुआ है, ब्लड रुका हुआ है. सही है, अब वहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड वहाँ पे जो प्लेटलेट्स पड़े हैं वो कहेंगे कि भाई फारिग ही बैठे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने आना जाना तो है कहीं नहीं, तो इससे हम अपनी पार्टी शुरू कर देते हैं. एंड द प्लेटलेट पार्टी इज़ कॉल्ड एज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. एंड प्लेटलेट प्लग बनेगा, कोआगुलेशन फैक्टर्स इकट्ठे होंगे, तो दैट विल लीड टू ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन एंड दैट विल लीड टू इवेंचुअली थ्रोम्बोसिस. ठीक है, नेक्स्टली वी हैव कार्डियक वॉल डिस्फंक्शन. अब फॉर एग्जांपल इफ़ एनी पर्सन हैज़ एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, उसके एट्रिया जो है फिब्रिलेटेड हैं, दैट कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, दैट कैन नॉट पंप द ब्लड. ठीक है, ब्लड पंप नहीं हो रहा, एट्रिया के अंदर ही पड़ा हुआ है, हार्ट के चेम्बर के अंदर, तो वो भी कहेगा फारिग ही तो बैठा हूँ, इससे अच्छा है कोई काम कर लूँ, अब चलो भाई थ्रोम्बस बनाते हैं, प्लेटलेट पार्टी. ठीक है, अच्छा, ये तो दो एग्जांपल्स हो गए. उसके बाद है टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो. अब टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो जो है वो एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस अगर आप देखें, ठीक है, उसमें एक वेसल है. ठीक है, वो उसमें एक प्लैक डेवलप हो गया. ठीक है, फैट का एक प्लैक डेवलप हो गया एंड दैट प्लैक नैरोज डाउन द आर्टरी. ठीक है, अब वहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो करने में उसको मसला है. ठीक है, वो लीनियरली फ्लो नहीं कर सकता, वो रुकेगा वहाँ पे, थोड़ा सा इधर उधर होगा, वो कहेगा इधर से रास्ता दे दो मुझे, उधर से रास्ता दे दो मुझे. ठीक है, अब गुजरने की जगह नहीं है बेचारे के पास, धक्के देगा एक दूसरे को, एंड दैट विल ऑल लीड टू टर्बुलेंस. ठीक है, बताने का मकसद ये है कि वहाँ पे टर्बुलेंस होगी. दूसरा वी हैव एन्यूरिज्म. ठीक है, एन्यूरिज्म में क्या होता है कि हमारी जो आर्टरी होती है वो डायलेट हो जाती है. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले एग्जांपल जो है वो डिसेंडिंग अयोर्टा में ही होता है. अयोर्टा में अयोर्टिक एनेरिज्म होता है. अब इसमें ये देखें आप लोग कि ये हमारे पास नॉर्मल वेसल है एंड यहाँ पे ये एनेरिज्म डेवलप हुआ है, एक डायलेशन डेवलप हुई है. यहाँ पे ब्लड आएगा तो ब्लड आ रहा है. ठीक है, वो कहेगा चलो यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर लगा लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, यहाँ इधर घूम लेता हूँ, इधर घूम लेता हूँ, यहीं पर घूमता रहेगा, एंड दिस इंक्रीजेज द रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस. नेक्स्ट वी हैव एंडोथीलियल डैमेज. अच्छा, एंडोथीलियल जो है इज़ आवर बॉडी गार्ड. ठीक है, बॉडी गार्ड फॉर द वेसल्स एंडोथीलियम है. अब एंडोथीलियम क्या होती है, इसके पीछे यानी एक बॉडी गार्ड होता है, उसके पास एक गन होती है. ठीक है, उस गन से जो है वो डिशुम करता रहता है, और जो भी चोर डाकू वगैरह होते हैं उनको नहीं आने देता. तो इधर एंडोथीलियल का भी एक ही काम है. अब एंडोथीलियल में ये है, ये है कि जो हमारी एंडोथीलियम होती है ना, इसके नीचे
इसके नीचे ना हमारे पास पड़ी होती है सब एंडोथीलियल कोलेजन, ठीक है, सब एंडोथीलियल कोलेजन और टिश्यू फैक्टर, ठीक है। अब सब एंडोथीलियल कोलेजन और अगर टिश्यू फैक्टर एक्सप्रेस होना मतलब किसी भी तरीके से बाहर को नज़र आए तो ये क्या करता है, ये कहता है हे कोआगुलेशन फैक्टर कम ऑन, आओ बाइंड करो मेरे साथ, ठीक है, और आओ ये जो एंडोथीलियम बेचारी ख़राब हुई हुई है, आओ इसको जो है ना ठीक करते हैं। अब जैसे ये एंडोथीलियल के डैमेज सेल्स हैं, इसके नीचे सब एंडोथीलियल कोलेजन पड़ा है, टिश्यू फैक्टर पड़ा है, ये क्या होगा, ये एक्सपोज हो जाएगा। इस एक्सपोज्ड सब एंडोथीलियल कोलेजन और टिश्यू फैक्टर्स पे आके प्लेटलेट्स बाइंड करेंगे, प्लेटलेट्स बाइंड करके इस डैमेज को सील ऑफ करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जो एंडोथीलियम होती है नॉर्मल वाली, ये क्या करती है, ये हमारे पास एज अ बैरियर सर्व करती है, ठीक है। ये उस सब एंडोथीलियल कोलेजन और उस टिश्यू फैक्टर को एक्सपोज नहीं होने देती। वो जब एक्सपोज नहीं होता तो हमारे पास जो है कोई भी ब्लड क्लॉट नहीं बनता। नेक्स्ट वी हैव कि हमारी ये जो प्यारी एंडोथीलियम है इसके बहुत सारे सिक्रीटरी फंक्शंस हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ कि ये सिक्रीट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 क्या करता है कि जो प्लेटलेट पार्टी कर रहे होते हैं ना, प्लेटलेट एग्रीगेट्स हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन इज़ अ प्लेटलेट, ठीक है, और बल्कि ये वाला ज़्यादा अच्छा प्लेटलेट लग रहा है, ठीक है। ये प्लेटलेट क्या करता है, ये कहता है कि ना आओ दूसरे वाले प्लेटलेट मेरा हाथ पकड़ो, ठीक है। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 होता है ये इन दोनों के दरमियान में लड़ाई करा देता है और इनको हाथ नहीं पकड़ने देता, यानी प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट को इकट्ठा नहीं होने देता, प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है। अब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन I2 हमारी प्यारी एंडोथीलियम सिक्रीट नहीं करेगी तो हमारे प्लेटलेट्स कहेंगे चलो भाई अब तो सुलह ही सुलह है हमारी, ठीक है, हाथ ही पकड़े रखते हैं और एग्रीगेट करते हैं, पार्टी करते हैं, ठीक है। उस प्लेटलेट पार्टी को प्रिवेंट करने के लिए हमारी एंडोथीलियम क्या सिक्रीट करी है, PGI2। नेक्स्ट वी हैव कि हमारी एंडोथीलियम सिक्रीट करती है निट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड या निट्रिक ऑक्साइड जो भी है। निट्रिक ऑक्साइड का काम ये होता है कि ये जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स ने सबसे पहले हमने पढ़ा है, अगर आपने कोआगुलेशन कैस्केड पढ़ा है या कोआगुलेशन के जो भी मैकेनिज्म होता है वो पढ़ा है, तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि जब हमारी आर्टरीज़ होती है ना, वो उनमें जब भी कोई डैमेज आता है, मतलब आर्टरीज़ कह रही हूँ, एंडोथीलियम में जब भी कोई डैमेज आता है सबसे पहले हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन होती है वेसल्स की, ठीक है। वेजो कंस्ट्रक्शन एनो कराएगा, एनो क्या कराएगा, एनो का काम क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, इसने क्या कराना था, वेजो डायलेशन, ठीक है। अब जो पहला काम था ब्लड क्लॉटिंग का कि वेजो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वो नहीं होने जा रहा, ठीक है। एंड इवेंचुअली क्या होगा, वेजो डायलेशन कराता है, NO वेजो डायलेशन होगी और वेसल्स जब डायलेट करेंगी तो कोआगुलेशन वाला काम नहीं होगा, एंड कोआगुलेशन वाला काम नहीं होगा तो थ्रोम्बोसिस नहीं होगी इवेंचुअली। नेक्स्ट क्या सिक्रीट करती है हमारी एंडोथीलियम, नेक्स्ट इट सिक्रीट्स हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है कि इन्होंने जाके एक्टिवेट कराना होता है एंटी थ्रोम्बिन 3 को, ठीक है। एंटी थ्रोम्बिन यानी थ्रोम्बिन के एंटी, थ्रोम्बिन की दुश्मन, सही है। अब एंटी थ्रोम्बिन 3 अगर एक्टिवेट हो गया है तो ये क्या कराएगा, ये जाके इनएक्टिवेट कराएगा किस चीज़ को, थ्रोम्बिन को, ठीक है, क्योंकि उसके अगेंस्ट काम कर रहा है ना, उसका दुश्मन है ये। अब जब थ्रोम्बिन काम नहीं करेगा तो कोआगुलेशन फैक्टर्स जो होंगे वो उनको डिसरप्ट करना काम भी एंडोथीलियम एंटी थ्रोम्बिन 3 का है, ठीक है। थ्रोम्बिन भी नहीं काम कर रहा, कोआगुलेशन फैक्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है ये हमारे इसने एंजियोटेंसिन 3 एंटी थ्रोम्बिन 3 ने, ठीक है। तो फिर क्या मसला, कोई मसला ही नहीं, फिर थ्रोम्बोसिस ही नहीं, अगर हमारे पास क्या एक्टिवेटेड है, एंटी थ्रोम्बिन 3। अब इसको दोबारा से बताती हूँ, एंडोथीलियम का काम है एंटी थ्रोम्बिन 3 को सिक्रीट करना, ठीक है। एंटी थ्रोम्बिन 3 का क्या काम है कि इसने जाके इनएक्टिवेट कराना है दो चीज़ों को। फर्स्ट वन इज़ द थ्रोम्बिन, क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन है ना, तो फर्स्ट वन इज़ द थ्रोम्बिन एंड द सेकेंड वन आर द कोआगुलेशन फैक्टर्स, ठीक है। ना कोआगुलेशन फैक्टर्स होंगे, ना थ्रोम्बिन होगा, ना बांस होगा और ना बजेगी बांसरी, ना होगी थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब थ्रोम्बोसिस नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद क्या सिक्रीट करती है हमारी एंडोथीलियम, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। प्लाज्मिन एक्टिवेट हो रहा है। अब प्लाज्मिन जब एक्टिवेट होता है तो ये क्या करवाता है, इसके 3 काम है, ठीक है, 3 काम है, आपने याद कर लेने अभी सुनते हुए कि इसने क्लीव कराना है 2 चीज़ों को, एक फिब्रिन को और दूसरा फिब्रिनोजिन को, ठीक है। फिब्रिनोजिन को भी यानी जिन को भी बंद करा देना है और फिब्रिन को भी क्लीव करा देना है। अब देखें, फिब्रिन का हमारा काम ये होता है कि जो प्लेटलेट्स एग्रीगेट वगैरह हुए हैं ना, ठीक है, उनके ऊपर जाके उनको बाइंड करा देती है, सील ऑफ करा देती है, मतलब काम को पक्का कर देती है, ठीक है। अब जो प्लाज्मिन है वो जाके इस फिब्रिन को इनएक्टिवेट करा देगा, क्लीव करा देगा और कहेगा नहीं भाई नहीं करना काम, नहीं होने देनी प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। अब उसके बाद ये हिफ्ज़ मातकद्दुम के तहत यानी मज़ीद हिफाजत कराते हुए ये उस फाइब्रिनोजिन को भी क्लीव करा देता है कि ना फाइब्रिनोजिन होगा, ना वो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, ना ही प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी, ना ही कोआगुलेशन वाला काम होगा एंड इवेंचुअली कोई थ्रोम्बोसिस नहीं होगी, ठीक है।
दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी क्या चीज़ ये करवाता है, ये क्या करवाता है, ये डिस्ट्रॉय करा देता है किस चीज़ को, कोएगुलेशन फैक्टर्स को। ठीक है, कोएगुलेशन फैक्टर्स नहीं होंगे, कोएगुलेशन कैसे होगी, कोएगुलेशन नहीं होगी तो थ्रोम्बोसिस कैसे होगी। द नेक्स्ट वन वी हैव कि ये ब्लॉक करा देता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। अच्छा, अब आप मुझे यहाँ पे बताएं कि प्लेटलेट एग्रीगेशन मैंने पहले भी आपको एक जगह बताया कि ब्लॉक करा रही है, वो कौन सी चीज़ थी, PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का भी यही काम था कि उसने जो प्लेटलेट एग्रीगेशन थी उसको ब्लॉक कराना था। और दूसरा किस चीज़ का ये काम है, प्लाज्मिन का। प्लाज्मिन भी क्या कराता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को ब्लॉक करा देता है। अब आप लोग 3 फंक्शंस मुझे दोबारा से बताएं प्लाज्मिन के। द फर्स्ट वन वी हैव टू क्लीव द फिब्रिन एंड द फिब्रिनोजन। The second one we have to destroy the coagulation factors, and the third one is the blockage of the platelet aggregation. The next one is the down regulation of the thrombomodulin. थ्रोम्बोमॉड्यूलिन की अगर डाउन रेगुलेशन होगी तो हमारे पास थ्रोम्बोसिस होगा। अब नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है कि हमारे पास जो है थ्रोम्बोमॉड्यूलिन हमारे पास पड़ा होता है एट द एनी एंडोथीलियल सेल सरफेस, एंडोथीलियल सरफेस पे हमारे पास थ्रोम्बोमॉड्यूलिन है। ये क्या करता है, जो हमारा थ्रोम्बिन होता है नॉर्मली, अब देखें क्लॉट फॉर्मेशन अगर हमने करानी हो तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फिब्रिनोजन को क्लीव करता है, उसको फिब्रिन में कन्वर्ट कराता है। ठीक है, और फिब्रिन में कन्वर्ट जब हो जाती है तो वो हमारे पास जो क्लॉट फॉर्मेशन वाला काम था वो शुरू हो जाता है। अब ये थ्रोम्बोमॉड्यूलिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन को कहता है कि छोड़ो फिब्रिनोजन को, तुम मेरे पास आओ। ठीक है, अपने पास बाइंड कर लेता है और अब इससे काम लेना शुरू कर देता है। इससे काम ये लेता है कि जो प्रोटीन सी होती है हमारी बॉडी के अंदर, ये उसको एक्टिवेट कराता है। ठीक है, प्रोटीन थ्रोम्बोमॉड्यूलिन और थ्रोम्बिन का जो कॉम्प्लेक्स है, इट क्लीव्स द प्रोटीन सी एंड एक्टिवेट इट। एक्टिवेटेड प्रोटीन सी बाइंड्स विद इट्स को फैक्टर प्रोटीन एस। ठीक है, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी बाइंड्स विद इट्स को फैक्टर प्रोटीन एस and inactivate the factor 5 and factor 8. When factor 5 and factor 8 are blocked, are inactivated, how can we continue the coagulation cascade, the clotting cascade? अब ये थ्रोम्बोमॉड्यूलिन साहब ने क्या किया है अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो इसने ये थ्रोम्बिन जो प्लेटलेट एग्रीगेशन मतलब जो फिब्रिन वाला काम करा रहा था ना, जो थ्रोम्बस बना रहा था, जो ब्लड क्लॉट बना रहा था, सबसे पहले उसको कहा कि तू भाई इधर साइड पे हो। ठीक है, वो साइड पे हो गया तो उसने थ्रोम्बिन को कहा ये जो ज़रा प्रोटीन सी है इसको ज़रा क्लीव करना। थ्रोम्बिन ने बेचारे ने कर दिया कि चलो कर देता हूँ। ठीक है, प्रोटीन सी ने जाके अपने दूसरे जासूस के साथ बाइंड किया, प्रोटीन एस के साथ, दूसरे अपने जो है वो साथी के साथ, दूसरे चोर के साथ बाइंड हो गया। वो दोनों चोर मिल के गए और जाके फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को बंद करा दिया। ठीक है, अब इसमें देखें कि थ्रोम्बोमॉड्यूलिन ने पूरा ही काम पक्का कर दिया कोagulation कैस्केड का। ठीक है, पूरा ही उसको बंद कर दिया। पहले थ्रोम्बिन को रोक लिया, फिर उसके बाद फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को इनएक्टिवेट करा दिया। ठीक है, अगर ये थ्रोम्बोमॉड्यूलिन इसकी डाउन रेगुलेशन हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि थ्रोम्बोमॉड्यूलिन काम नहीं करेगा, और अगर थ्रोम्बोमॉड्यूलिन ने काम ना किया तो थ्रोम्बिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स इनएक्टिवेट नहीं होंगे, और अगर ये इनएक्टिवेट ना हुए तो हमारे पास थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। इसी तरह वो सारे फैक्टर्स आप दोबारा से याद करें। ठीक है, अगर हमारे पास एंडोथीलियल इंजरी होती है, हमारे पास PGI2 सिक्रीट नहीं होता तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन होगी। अगर हमारे पास एंडो सिक्रीट नहीं होता तो हमारे पास जो है वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, वेजो डायलेशन नहीं होगी। अगर हमारे पास TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर सिक्रीट नहीं होता तो फिर क्या होगा कि हमारे पास प्लाज्मिन नहीं होगा। प्लाज्मिन नहीं होगा तो हमारे पास जो फिब्रिन था और जो फिब्रिनोजन था वो क्लीव नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा कोagulation फैक्टर्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती रहेगी। ठीक है, फिब्रिनोलिसिस जो थी यानी फिब्रिनोलाइसिस यानी फिब्रिन को जो तोड़ा जा रहा था वो अब नहीं हो रहा है। ठीक है, फिब्रिन नहीं टूट रही है बल्कि जुड़ रही है तो थ्रोम्बोसिस हो रही है। ठीक है, उसके बाद वर्कोथ्राइड का हमारे पास थर्ड पॉइंट जो था वो हाइपर कोएगुलेबिलिटी था। इसमें आप नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कोएगुलेशन हाइपर हो रही है, कोएगुलेशन ज़्यादा हो रही है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी है। ठीक है, hypercoagulability is also called as thrombophilia. ठीक है, it loves thrombus. ठीक है, थ्रोम्बोफीलिया। इसकी वी हैव जेनेटिक एंड एक्वायर्ड कॉजेज। ठीक है, फर्स्टली वी विल डिस्कस जेनेटिक एंड देन वी विल डिस्कस एक्वायर्ड वन। The first we have factor 5 Leiden mutation. It is also called as factor 5 Leiden mutation. It is the most common inheritable cause of hypercoagulability. Here we have the substitution of the amino acid arginine. ठीक है, जहाँ पे ग्लूटामिन होना वहाँ पे अर्जिनिन है एट 506 पोजीशन। ठीक है, तो उस की वजह से फैक्टर 5 म्यूटेट हो जाता है, फैक्टर 5 ख़राब हो जाता है। अब फैक्टर 5 क्या होता है कि फैक्टर 5 को आप लोग याद करें कि मैंने थ्रोम्बोमॉड्यूलिन वाले पाथवे में अभी आपको बताया है कि जो थ्रोम्बोमॉड्यूलिन है वो थ्रोम्बिन के साथ बाइंड हुआ है। ठीक है, और इसने क्या कराया, प्रोटीन सी को एक्टिवेट कराया। प्रोटीन सी ने जाके बाइंड किया है विद इट्स अनदर चोर प्रोटीन एस। ठीक है, इट्स को फैक्टर प्रोटीन एस, और इन दोनों ने जाके इनएक्टिवेट कराया था
तोड़ डाला था फैक्टर 5 को और फैक्टर 8 को। अब हमारे पास फैक्टर 5 में तो जी म्यूटेशन हो गई है, ठीक है। म्यूटेशन में ये हुआ है कि फैक्टर 5 अब ज़्यादा ताकतवर हो गया है, ठीक है। फैक्टर 5 ने अब जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिए, ठीक है। अब फैक्टर 5 टूट नहीं सकता प्रोटीन सी से, इनएक्टिवेट नहीं हो सकता। जब फैक्टर 5 इनएक्टिवेट नहीं होगा तो ये क्या होगा, हाइपर एक्टिव होगा ना, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इनएक्टिवेट तो हो नहीं रहा, तो जब ज़्यादा फैक्टर 5 होगा तो ज़्यादा कोगुलेशन होगी, ज़्यादा कोगुलेशन होगी तो वी हैव ज़्यादा थ्रोम्बोसिस। द सेकंड वन इज़ प्रोथ्रोम्बिन 2021 OA, ठीक है। इसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि प्रोथ्रोम्बिन जीन जो होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन जीन, उसकी एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अब प्रोथ्रोम्बिन का जीन ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। जीन एक्सप्रेस ज़्यादा हो रहा है, उसकी ट्रांसलेशन जो भी वाला काम था वो ज़्यादा हो रहा है, और ट्रांसलेशन ज़्यादा होगी, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ज़्यादा बनेगी। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ज़्यादा बनेगी तो वो कहेगी चलो भाई थ्रोम्बोसिस कराते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन इज प्रमोटेड। नेक्स्ट वी हैव सिस्टाथायनेज बीटा सिंथेज डेफिशिएंसी। अब हमने सिस्टाथायन बीटा सिंथेज हमने पढ़ा है सेकेंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री में कि होमोसिस्टीन इज कन्वर्टेड इनटू सिस्टाथायोनिन विद द हेल्प ऑफ सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज. These enzymes convert this homocysteine into cystathionine. If we have deficiency of this enzyme, then we cannot convert homocysteine into cystathionine. And this will lead to increased level of homocysteine, and homocysteine eventually causes the vascular injury. ठीक है, vascular injury होगी तो एंडोथेलियल इंजरी वाले जो अभी मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए वो सारे स्टेप्स होंगे, ठीक है। उसके बाद थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जो होमोसिस्टीन था, हमने पढ़ा था कि एक पाथवे था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट इट वाज SAM, ठीक है। S एडिनोसाइल मेथियोनिन वाज कन्वर्टेड इनटू S एडिनोसाइल होमोसिस्टीन, ठीक है। एंड ये जो पाथवे था, आई कैन नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, but here we have two vitamins B6 and B12 which were acting as I think enzymes और enzymes activator जो कन्वर्ट करा रहे थे एस एडिनोसाइल मिथियोनिन को एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन, और फर्दर आगे होमोसिस्टीन और मिथियोनिन में रिकन्वर्शन जो हो रही थी। तो अगर वो काम ही नहीं होगा, B6 और B12 की भी डेफिशिएंसी होगी, तो हमारे पास होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज करेगा, और होमोसिस्टीन अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हुआ देन इट विल डैमेज द सेल्स। नेक्स्ट वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन C एंड प्रोटीन S। अभी मैंने आपको बताया है थ्रोम्बोमॉड्यूलिन वाले में कि व्हेन थ्रोम्बोमॉड्यूलिन, अब आपको याद होना चाहिए जितनी बार मैं बता चुकी हूँ, थ्रोम्बोमॉड्यूलिन के साथ बाइंड हुआ है थ्रोम्बिन, ठीक है। और इन दोनों ने मिलके क्या किया है, इन दोनों ने मिलके एक्टिवेट करा दिया है प्रोटीन C को, और प्रोटीन C ने अपने को फैक्टर प्रोटीन S के साथ बाइंड किया है, ठीक है। और बाइंड करके जाके क्लीव कराया है दो क्लॉटिंग फैक्टर्स को। बताएं कौन कौन से थे, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये प्रोटीन C और प्रोटीन S ही नहीं होंगी तो फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8 जो है वो क्लीव नहीं होंगे। फैक्टर 5, अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी म्यूटेशन एक और थी जिसमें क्लीव नहीं हो रहा, जल्दी बताएं। फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन में क्लीव नहीं हो रहा था, जिसमें अमाइनो एसिड्स के सब्सटीट्यूशन वाला मसला था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन C और प्रोटीन S की डेफिशिएंसी की वजह से भी फैक्टर 5 और फैक्टर 8 क्लीव नहीं हो रहा, ठीक है। तो फैक्टर 5 और फैक्टर 8 ज़्यादा हो जाएगा, फैक्टर 5 और फैक्टर 8 ज़्यादा हो जाएगा तो वो कहेगा मैं तो कोगुलेशन फैक्टर हूँ, तो मैं तो कोगुलेशन ही कराऊंगा ना। इसमें मैंने तो मतलब एक मज़ाहिया से एग्जांपल ले लें तो इसमें यही बात है कि प्रोटीन C जो है वो एक्ट करता है एज अ शोहर, ठीक है, एज अ हस्बैंड, और हमारे पास जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं फैक्टर 5 और फैक्टर 8 वो एक्ट कर रहे हैं एज अ बीवी, एज अ वाइफ, ठीक है। और जो बाकी सारे एंटी कोएगुलेंट्स हैं, ठीक है, वो है हमारे पास सास, ठीक है। अब ये घर बन गया, अब हमारे पास जो वेसल है ना, सपोज वो है घर, ठीक है। अब उस घर में ना जैसे ही शौहर गया है, यानी जैसे ही प्रोटीन C और प्रोटीन S गई हैं, तो क्या किया कोगुलेशन फैक्टर्स ने, घर में दीवार खड़ी कर ली है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस हो गई है। बेचारी जो एंटी कोगुलेशन फैक्टर्स, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो बेचारे बैठे देख रहे हैं, ठीक है। और जो बीच में दीवार है, एक ब्लड क्लॉट है, वो बन गया। अब पता नहीं आपको ये एग्जाम्पल रिलेटेबल लगती है या नहीं, लेकिन मेरे जहन में थी तो मैंने बता दी। नेक्स्ट वी हैव द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3, ठीक है। एंटी थ्रोम्बिन 3 का मैंने आपको बताए थे फंक्शंस के, इसका काम क्या था, इसने इनहिबिट कराना था थ्रोम्बिन को एंड मैनी कोगुलेशन फैक्टर्स को, ठीक है। अब अगर एंटी थ्रोम्बिन 3 नहीं होगा तो वी कैन नॉट इनहिबिट थ्रोम्बिन, वी कैन नॉट इनहिबिट ऑल दीज कोगुलेशन फैक्टर्स, एंड इफ वी कैन नॉट इनहिबिट द क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड द थ्रोम्बिन,
वी कैन नॉट कंट्रोल द थ्रोम्बोसिस, वी कैन नॉट कंट्रोल द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, तो इवेंचुअली ब्लड क्लॉट बनेगा एंड इफ़ द ब्लड क्लॉट इज़ फॉर्म्ड देन इट इज़ कॉल्ड एज थ्रोम्बोसिस। आगे दूसरी कॉजेज़ जो है वो एक्वायर्ड हैं, ठीक है, इनमें ओरल कंट्रासेप्टिव्स और प्रेगनेंसी है, ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स और प्रेगनेंसी या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें एस्ट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, इट लीड्स टू द इंक्रीज हेपाटिक सिंथेसिस ऑफ द कोआगुलेशन फैक्टर्स, एंड कोआगुलेशन फैक्टर्स ज़्यादा बनेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमारा जो काम है वही करेंगे ना, ठीक है। तो कोआगुलेशन फैक्टर्स अगर ज़्यादा होंगे तो वो क्लॉटिंग कराएंगे। दूसरा इसके बाद ये होता है कि जो एंटी कोआगुलेंट्स की प्रोडक्शन होती है वो भी कम हो जाती है, और अगर एंटी कोआगुलेंट्स नहीं होंगे तो वो उस क्लॉट की फॉर्मेशन को नहीं रोक सकते, ठीक है, नहीं रोक सकते, तो इवेंचुअली थ्रोम्बोसिस होगी। उसके बाद दूसरा फैक्टर हमारे पास एज में PGI2 प्रोडक्शन, ठीक है, PGI2 मैंने आपको बताया था क्या करवाता था, जो प्लेटलेट हाथ जोड़ रहे थे ना एक दूसरे के साथ उसको इनहिबिट कराता था, ठीक है, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कराता था। तो अब एज के साथ साथ PGI2 की प्रोडक्शन जो होती है वो कम हो जाती है, और PGI2 अगर कम हो गया हमारे पास देन वी हैव आर थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है स्मोकिंग एंड ओबेसिटी। स्मोकिंग एंड ओबेसिटी, हमारी जो बिग रॉबिन्स है या रॉबिन्स है ना, ये बिल्कुल गार्टन की बहन है, ठीक है, या भाई है, ये इसके पास भी जो मैकेनिज्म है एग्जैक्ट वो अननोन है, और उसको नहीं पता कि स्मोकिंग और ओबेसिटी की वजह से क्यों जो है वो थ्रोम्बोसिस होती है, बट होती है। अगला टॉपिक जो हमारे पास इसी में है वो है हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब देखें, जब हमारे पास कोई थ्रोम्बोसिस हुई होती है ना, किसी पेशेंट में कोई सिनेरियो आया है कि एक थ्रोम्बोसिस का पेशेंट आया था, ठीक है, आपने उसको एक एंटी कोआगुलेंट मेडिकेशन दी, दैट वाज हेपेरिन, ठीक है। हेपेरिन के इंडक्शन से ये हुआ कि हमारे पेशेंट के अंदर जो प्लेटलेट काउंट था वो कम हो गया, यानी वी डेवलप्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो ये सारा काम कैसे हुआ, अब इसको देखते हैं। जब हमारे पास बॉडी में, ठीक है, हमारे प्लेटलेट जब हमारे पास सपोज अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन इज़ द रैपिडली परफॉर्म एक्शन करने वाली हेपेरिन, ठीक है, व्हेन इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इन आवर बॉडी देन प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड एंड दे एक्सप्रेस प्लेटलेट फैक्टर 4, ठीक है। प्लेटलेट फैक्टर 4 इज़ हाईली पॉजिटिवली चार्ज एंड हेपेरिन इज़ हाईली नेगेटिवली चार्ज। द प्लेटलेट फैक्टर 4 बाइंड्स हेपेरिन विद इट, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। Antibodies identify this complex of the heparin and the platelet factor 4 and come and bind with it। जब एंटीबॉडीज़ बाइंड कर जाती हैं उसके साथ, ठीक है, तो वो एक कम्प्लेक्स, मज़ीद कम्प्लेक्स बन गया, और जो टेल पोर्शन होता है इन्हीं एंटीबॉडीज़ का वो एक और प्लेटलेट को बाइंड करके एक्टिवेट कर देता है। जब दूसरा प्लेटलेट भी बाइंड करके एक्टिवेट हो जाता है देन इट एक्सप्रेस इट्स प्लेटलेट फैक्टर 4 एंड फिर वो प्लेटलेट फैक्टर 4 बाइंड करेगा हेपेरिन को, और इस तरह से बड़ा सारा कम्प्लेक्स बन जाएगा। एंड दिस कम्प्लेक्स इज़ बेस्ड देन phagocytosed by macrophages, और इस तरह प्लेटलेट्स जो हैं वो कंज्यूम होते जाएंगे और प्लेटलेट्स बॉडी में उनका लेवल कम होता जाएगा। तो अगर अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन की जगह हम लोग वो वाली हेपेरिन देते हैं जो नॉर्मली काम करे, मतलब इतनी रैपिड एक्शन ना करे, थोड़ा काम करे लेकिन अच्छा काम करे, हमारे अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ना करा दे, हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उनका नंबर कम ना करा दे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। दीज आर नॉट, ये जो दो टॉपिक्स हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम और हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये मीडियम रॉबिन्स में नहीं है, दीज आर ओनली प्रेजेंट इन द बिग रॉबिन्स। तो यहाँ पे ये है एंटी फॉस्फोलिपिड, नाम से ज़ाहिर हो रहा है। अब आपको अगर मैं बताऊँ तो हमारे पास जो कोआगुलेशन कैस्केड होता है उसमें हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो एक्सपोज करा रहे होते हैं एक प्रोटीन को, जिसकी वजह से जो है हमारे पास कोआगुलेशन कैस्केड काम कर रहा होता है। तो एंटी फॉस्फोलिपिड उनके साथ जाके एंटीबॉडीज़ बाइंड करती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। दूसरा हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो है वो बाइंड करती हैं बीटा-2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 के साथ। बीटा-2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 जो होती है वो प्रेजेंट होती है ऑन द एंडोथेलियल सेल्स एंड द थ्रोम्बिन, ठीक है, और दूसरी प्रोटीन्स पर भी। अब एंटीबॉडीज़ जब इनके साथ बाइंड कर लेती हैं तो दे कॉज हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, ठीक है, एंड हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ने क्या करना है, आगे जाके थ्रोम्बोसिस करानी है। Next we move on to the clinical manifestations of the anti-phospholipid antibody syndrome। पहला तुम्हारे पास थ्रोम्बोसिस है, ठीक है, हाइपरकोएगुलेबिलिटी हो रही है, हाइपरकोएगुलेबल स्टेट है, तो थ्रोम्बोसिस तो होगी ना। अब अगर हमारा थ्रोम्बस किसी भी वजह से डिसलॉज हो जाता है, ठीक है, और एम्बोलस बन जाता है, अब वो जहाँ पे फॉर एग्जांपल डीप वेन ये है लेग की, ठीक है, लेग में जो है वो थ्रोम्बस डेवलप हुआ था, लेकिन अब थ्रोम्बस कहता है बस भाई बोर हो गया हूँ मैं, यहाँ पड़ा कहीं चलते हैं, ठीक है। अब जा रहा है, ये जाता है किसी भी वैसल के ज़रिए और जाके पहुँच जाता है, जाके लंग्स में पहुँच जाता है, ठीक है। अब वो एम्बोलस जो है वो लंग्स में पहुंच गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहेंगे इस स्टेट को। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के आगे ये जब रिकरेंट एम्बोलस जो होती है वो आके डेवलप हो जाते हैं इन द पल्मोनरी आवर सिस्टम, देन वी डेवलप पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। उसके बाद है मिसकैरेज। तो मिसकैरेज में कि जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट होता है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट को भी जो है वो ये एंटीबॉडीज आके डैमेज करती हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो है मिसकैरेज होता है।
इसके बाद वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ आवर एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम. द फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी, the second one is the secondary. The first one is associated with only hypercoagulable state, only जो है वो thrombosis होगी and you will only need anticoagulants. The second one is secondary, it is associated with any autoimmune disease, ठीक है, जिसमें example है systemic lupus erythematosus के, ठीक है, कोई भी autoimmune disease होगी जिसकी वजह से antiphospholipid antibody syndrome होगा. इसमें हम anticoagulants तो देंगे ही देंगे, इसमें हम immunosuppressants भी देंगे, ठीक है, ताकि immune system जो है वो suppress हो जाए और मज़ीद जो है ये तबाहियाँ बचा रहा है ना, ये ना मचाए. उसके बाद हम देखते हैं कि वेयर अ थ्रोम्बस कैन बी फॉर्म्ड, लाइक कौन सी, पता है इंट्रावैस्कुलर ही है लेकिन वैसल में हमारे पास आर्टरीज़ हैं, ठीक है. आर्टेरियल थ्रोम्बस आर्टरी में डेवलप होगा. द नेक्स्ट वन इज़ द फ्लेबोथ्रोम्बोसिस. फ्लेबोथ्रोम्बोसिस मीन्स दैट वीनस सिस्टम में हमारे पास कोई भी थ्रोम्बस डेवलप हो गया, ठीक है, दैट इज़ फ्लेबोथ्रोम्बोसिस. अब अगर ये थ्रोम्बस डेवलप हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली होता भी इस जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस है. हमारी जो लेग की मसल्स होते हैं, सॉरी लेग की वेन्स होती हैं, उनके अंदर जो है वो थ्रोम्बस डेवलप होना शुरू हो जाता है. और इसके साइंस एंड सिम्टम्स वी हैव कि स्वेलिंग ऑफ द लेग और द काफ, ठीक है. स्वेलिंग इज एसोसिएटेड विद द पेन एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द रेडनेस, रूबर एंड वार्मथ, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अ टेबल जिसमें वी हैव आर्टेरियल थ्रोम्बस एंड वीनस थ्रोम्बस का डिफरेंस, ठीक है. इसमें हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमनली जो आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं आर्टेरियल थ्रोम्बाई में, थ्रोम्बस बनाने में, मतलब दे आर कोरोनरी आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरी एंड द फेमरल आर्टरी. जबकि वही वेन्स में हमारे पास हो सकती हैं वेन्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, ये बहुत कॉमन है डीप वेन थ्रोम्बोसिस. उसके बाद पेरी प्रोस्टैटिक प्लेक्सस और ओवेरियन एंड पेरी यूटेराइन वेन्स, ठीक है. अच्छा, इसमें कॉजेज़ क्या होती हैं आर्टेरियल थ्रोम्बाई की? कॉजेज़ हमारे पास है अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, ठीक है, मैंने बताया था ना, अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से वी कैन डेवलप अ टर्बुलेंट स्टेट, ठीक है. उसके बाद वैस्कुलाइटिस के, मतलब कोई भी इंजरी हुई है, ठीक है, वैसल ठीक नहीं है, ठीक है, एंडोथेलियल डैमेज है उसकी, तो वैस्कुलाइटिस की वजह से, एंड ट्रॉमा, ये वो ट्रॉमा. स्टेसिस हमारे पास जो वेन्स होती हैं इसमें ब्लड फ्लो जो होता है वो कंपैरेटिवली स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू द आर्टरीज़, ठीक है. तो स्टेसिस की वजह से यहाँ पर डेवलप होता है, ठीक है. आर्टेरियल थ्रोम्बाई जो है ल्यूमन के एक्लूड करता है, जबकि वीनस एक्लूसिव नहीं होता, ठीक है. आर्टेरियल थ्रोम्बाई, जो वीनस थ्रोम्बाई हमारे पास वो ग्रो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो. डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो क्या है? डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो है फ्रॉम द ऑर्गन्स टू दी हार्ट, ठीक है. अब इसी में मैंने बताया था आपको, हमने जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखा है उसमें यही है ना कि डीप वेन और जो है हमारी लेग की, वहाँ से कोई भी थ्रोम्बस डिसलॉज होता है और चला जाता है इनटू द लंग्स, ठीक है. तो ये डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो के डायरेक्शन में है, जबकि आर्टेरियल थ्रोम्बाई जो होता है वो भी ट्रेवल करता है टुवर्ड्स द हार्ट एंड इट इज रेट्रोग्रेड, ठीक है. उसके बाद आर्टेरियल थ्रोम्बाई में मेनली हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं, फिब्रिन होती है और रेड सेल्स होते हैं. इन द वीनस थ्रोम्बाई वी हैव मोर आरबीसीज, ठीक है. इसकी रीज़न ये है कि हमारी जो वेन्स हैं इनके अंदर ब्लड फ्लो कंपेरेटिवली स्लोअर है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आरबीसीज और जो है वो ज़्यादा मतलब कि डेवलप हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा रुक जाते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको रेड या फिर स्टेसिस थ्रोम्बाई भी कहते हैं. उसके बाद अगर हमारे प्यारे हार्ट में थ्रोम्बस डेवलप हो जाए, ठीक है, अगर तो म्यूरल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है. म्यूरल थ्रोम्बाई डेवलप होगा हमारे हार्ट के चेम्बर्स में या हमारे आयोर्टा के ल्यूमन में, ठीक है. उसके बाद वेजिटेशन है, अगर हार्ट वॉल्व है कोई, उसके ऊपर कोई थ्रोम्बस डेवलप हुआ है, देन इट इज़ कॉल्ड एज द वेजिटेशन. यहाँ पे वी हैव अनदर टर्म इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. इसमें यह है कि अगर कोई भी आपका वॉल्व है, इट इज़ ऑलरेडी डैमेज ड्यू टू द बैक्टीरिया, ड्यू टू द फंजाई, ठीक है. इन दोनों की वजह से कोई भी हमारा वॉल्व डैमेज है, वहाँ पे जो है वो एक मैस सा डेवलप होना शुरू हो गया है, ठीक है, वो थ्रोम्बस बनाएगा, ठीक है. अगर तो बैक्टीरिया और फंजाई के अलावा ही वहाँ पे कोई थ्रोम्बस बना है, देन इट इज़ नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक हो गया. इसके बाद नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू सिनेरियो कि आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, और उसको जो है मतलब इतना आपको जो है बड़े डॉक्टर साहब जो है ना, उन्होंने आपको इतना बता दिया कि इसके अंदर जो है वो इसकी जो डेथ हुई है वो थ्रोम्बस की वजह से हुई है, ठीक है. अब आपने वो कहते हैं कि बताओ भाई थ्रोम्बस कहाँ था, या मतलब जो भी है. अब आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे? ब्लड जब हमारे बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो नहीं करता, डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो नहीं करता ना, ब्लड रुक जाता है वहीं पे, ठीक है. तो वहाँ पे वो सारा भी तो थ्रोम्बस ही बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पोस्टमार्टम थ्रोम्बाई. और जो डेथ से पहले बना था हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटीमार्टम थ्रोम्बाई. अब आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? आप उसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, ठीक है. अगर तो
दैट ब्लड क्लॉट इज़ एडहेरेंट टू द वेसल की वॉल के साथ अगर तो वो जुड़ा हुआ है देन इट इज़ कॉल्ड एज एंटीमॉर्टम थ्रोम्बाई, अगर तो वो नहीं जुड़ा हुआ है देन इट इज़ कॉल्ड एज पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बाई। उसके बाद दूसरा, जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, स्कोपिकली क्या बोल रही हूँ, तो उसमें लाइन्स ऑफ ज़ान होंगी, ठीक है। और अगर पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बाई उसमें लाइन ऑफ ज़ान प्रेजेंट नहीं होंगी। नाउ लेट मी शो यू लाइन्स ऑफ ज़ैन, ठीक है। इसमें ये देखें कि ये हमारे थ्रोम्बस में सबसे पहले देखें कि ये जो है ये हमारे पास आरबीसी की लाइन आ रही है, उसके बाद ये फिब्रिन की लाइन आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर आरबीसी की लाइन है, फिर फिब्रिन है। दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द दीज लाइन्स ऑफ ज़ैन आर ओनली प्रेजेंट इन द एंटीमॉर्टम थ्रोम्बाई, ठीक है। तो जो एंटीमॉर्टम थ्रोम्बाई है उसकी कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइन्स ऑफ ज़ान, ठीक है, एंड दूसरी कौन सी हमारे पास, अटैचमेंट टू द वेसल वॉल। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यू क्यू है ये आपका, ठीक है। फेट ऑफ द थ्रोम्बस, फेट ऑफ द थ्रोम्बस में सबसे पहले प्रोपगेशन, ठीक है। प्लेटलेट जहाँ पड़ा हुआ है वो प्रोपगेट करेगा। इसमें मैंने एक मीम सा लगाया कि ठीक है, एक प्लेटलेट आया, उसने पूछा क्या हो रहा है भाई ये, तो दूसरे 3-4 प्लेटलेट जो एग्रीगेट हुए हैं वो प्लेटलेट पार्टी, वो कहते हैं चलो मैं भी ज्वाइन करता हूँ आपको, ठीक है। और इस तरह बहुत सारे प्लेटलेट्स जब ज्वाइन करते हैं, बहुत सी बड़ी सारी प्लेटलेट पार्टी जब हो जाती है दैन इट इज़ द प्रोपगेटिंग थ्रोम्बस। उसके बाद यही थ्रोम्बस अगर वहाँ से डिसलॉज होता है विद द हेल्प विद एनी वेसल, इट मूव्स इनटू एनी अदर स्ट्रक्चर जिसमें ये डेवलप नहीं हुआ था, मतलब लेग के मसल में डेवलप हुआ था, लेग की वेन्स में सॉरी डेवलप हुआ था, लेग में अब नहीं है, अब कहीं और जाना चाहता है और कहीं और जा रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज एन एम्बोलस, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली ये जाके पल्मोनरी सिस्टम में जो है वो लॉज होता है। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव डेजोल्यूशन। डेजोल्यूशन में ये होता है कि हमारी बॉडी जो है वो इसको रिजॉल्व करना शुरू करती है। अब देखें ऐसा होता है कि हमारे पास जो बॉडी है वो पुराने वाले, जो जितना थ्रोम्बस पुराना होता रहेगा, जितनी बीमारी पुरानी होती जाती है उतना उसको क्योर करना मुश्किल होता जाता है। जितना थ्रोम्बस पुराना होता है उसको तो बॉडी डेजोल्यूट नहीं कर पाती, ठीक है, लेकिन जो न्यूली बनता है उसको बॉडी कोशिश करती है कि मैं इसको जो है वो हटा दूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी आर्टरी है, ठीक है, उसके अंदर से ये आर्टरी है, इस एक मिनट, रेड वाली आर्टरी है, येलो वाला उसमें थ्रोम्बस बना हुआ है और ये ब्लू वाला ब्लड है। अब ब्लड कहता है भाई मैं तो इधर से गुजर के ही रहूँगा, ठीक है, मैंने तो यहाँ से गुजरना ही गुजरना है। तो वो क्या करता है, वो इस थ्रोम्बस को तोड़ता है, ठीक है। एंड जब थ्रोम्बस टूटता है और सिर्फ जो है वो वेसल वॉल की तरफ, वेसल वॉल के साथ ही रह जाता है, उसमें मतलब उसकी रीकैनालाइजेशन होती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और रीकैनालाइजेशन हो गया, ठीक है। अब फेट ऑफ थ्रोम्बस में मैंने पहली बात आपको क्या बताई है, पहली बात है प्रोपगेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है एम्बोलाइजेशन, तीसरी है हमारे पास डिसोल्यूशन, एंड फोर्थ वन वी हैव रीकैनालाइजेशन। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात इस चैप्टर सॉरी इस टॉपिक के एंड पे लिखी हुई है हमारे पास रॉबिन्स में, कि जो हमारा थ्रोम्बस होता है, थ्रोम्बस उसका जो सेंटर होता है, ठीक है, उसमें आपको पता है थ्रोम्बस में हमारे पास क्या पड़ा होगा, हमारे पास जो है वो WBCs पड़े होंगे, ल्यूकोसाइट्स पड़े होंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास प्लेटलेट्स पड़े होंगे। इन द WBCs एंड द प्लेटलेट्स वी हैव लाइसोसोम्स एंड दीज लाइसोसोम्स हैव एंजाइम्स, ठीक है। दीज एंजाइम्स, लाइसोसोमल एंजाइम्स आर रिलीज्ड एंड दे डाइजेस्ट एंड दे कंज्यूम द सेंटर ऑफ द थ्रोम्बस, ठीक है। अब अगर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया लिखा हुआ है, ठीक है, अब अगर बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया ब्लड में पड़ा है वो जाके इन्फेक्ट करेगा इस सेंटर ऑफ द थ्रोम्बस को, ठीक है। और जो बैक्टीरिया साहब ने कार्रवाई दिखाई है उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास जो वेसल वॉल है उसकी इरोजन होगी, ठीक है, वो वेसल वॉल इरोड करेगी और वीकन होगी, ठीक है। दिस विल लीड टू माइकोटिक एनेरिज्म। होप सो कि आपको थ्रोम्बोसिस समझ आ गई होगी, और अगर आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।